हेलो। 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 देखिए आपका आवाज़ तेज तो नहीं है भाई, बता दीजिएगा। अगर कान में लगती हो तो थोड़ा स्लो कर लिया जाए इसको। हेलो। 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 ठीक है इतना। देखिए आपका एविडेंस एक्ट चल रहा था, और थोड़ा स्पीड बढ़ाया जाए भाई एविडेंस एक्ट में, क्योंकि इधर आपका कुछ धाराएं खींची जा सकती हैं तेजी से। फिर एक बार हम आपका 67 से दोहरा रहे हैं, और आपका इधर की धाराएं याद रखना है, और कुछ आपका कॉन्सेप्ट भी याद रखना है। यानी कि आपका फिर से एक बार 67 से हम दोहरा रहे हैं, तब आपका ये 73 से शुरू करना है। लेकिन क्वेश्चन देखिए आपका कैसे पूछा जाता है। आपका हमने ये बताया था कि 67 से दस्तावेज का निष्पादन कैसे साबित किया जाएगा, ये प्रावधान किया गया है। निष्पादन का मतलब कि कोई व्यक्ति कम करें। नहीं, कान में लग रहा तो भाई। हेलो। सही है अब? हाँ भाई, बता दीजिए, अगर तेज हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए भाई आगे। देखिए आपका 67 बताया गया था कि दस्तावेज का निष्पादन कैसे साबित किया जाएगा, ये हम बता रहे थे। इधर से आपका प्री में दो क्वेश्चन कम से कम बनेगा, और कौन सा क्वेश्चन किस राज्य में बना है ये भी मैं कल बताया था, लेकिन फिर एक बार 2-4 मिनट दोहरा दिया जाए, क्योंकि ये सेक्शन आपका याद करना पड़ता है। तो 67 ये कहती है कि अगर किसी व्यक्ति ने दस्तावेज को लिखा है या उस पर साइन किया है, या तो पूरा उस दस्तावेज को लिखा है या उसका कुछ भाग, तो न्यायालय में ये साबित करना पड़ेगा कि उसी ने इस दस्तावेज को लिखा है या उसी की यह साइन है। एक सामान्य बात। कौन सी धारा में? 67। फिर 68 बताती है कि जिन दस्तावेजों का अटेस्टेड होना आवश्यक है, तो तुरंत आपका क्वेश्चन जे में बना है अनुप्रमाणक साक्षी कितने चाहिए। तो कल मॉडल बताया गया था, एक, दो, दो या दो से अधिक, और कम से कम 5। तो क्या मारेंगे? दो या दो से अधिक। इन्हें अटेस्टेड विटनेस कहा जाता है, अनुप्रमाणक साक्षी कहा जाता है। तो 68 में बस ये जानना है कि अगर किसी दस्तावेज का अनुप्रमाणन साबित करना है, अटेस्टेड निष्पादन साबित करना है, तो कम से कम कितने, अगर माने अनुप्रमाणक साक्षी न्यायालय में आकर गवाही दे दे तो अनुप्रमाणन निष्पादन साबित हो जाएगा। तो दो में से अगर कितने कम से कम आ जाए? एक। तो बस आपका कितने अनुप्रमाणक साक्षी आ जाए तो निष्पादन साबित किया जा सकता है? एक। और जब किसी का पता न हो, यानी कि जब किसी भी अनुप्रमाणक साक्षी का पता न हो, अटेस्टेड विटनेस का पता न हो, तो अभी इस बार एचजेएस में भी ये क्वेश्चन बना था, तब सेक्शन लागू होगा 69, और आपका निष्पादक का साइन या निष्पादक का साइन है इस पर, और कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी का हस्ताक्षर साबित करना होगा। यानी कि किसका किसका साबित करना होगा? दोनों अनुप्रमाणक साक्षियों का, कि कम से कम एक का, और निष्पादक जो किया है उसका साइन। इसके बाद 17 बताई गई थी, धारा 70, कि जो व्यक्ति साइन किया है या लिखा है, अगर वह यह एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है कि यह लिखावट मेरी है या यह साइन मेरी है, तो उसे अब साबित करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि उसे अब न्यायालय में प्रूफ या सिद्ध नहीं किया जाएगा। लेकिन कब?
जिस व्यक्ति ने साइन किया है वह क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर ले। कौन सी धारा में है, 70। आइए आपका अब अगली धाराओं को देखा जाए। आपका इसके बाद जो आता है सेक्शन 71 देख लिया जाए एक लाइन। जबकि अनुप्रमाणक साक्षी निष्पादन का प्रत्याख्यान करता है, यानी कि इसका मतलब कि जो विक्रय किया है वह कहता है कि ये साइन मेरी नहीं है, तो भाई तब तो ऐसी दशा में आपका कह सकते हैं कि ऐसी दशा में आपका उस दस्तावेज को अब साबित किया जाएगा। फिर आपका 72 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और 72 इसलिए महत्वपूर्ण है कि 72 में उस डॉक्यूमेंट का उल्लेख किया गया है जिस डॉक्यूमेंट का कानूनन अटेस्टेड होना आवश्यक नहीं है। यानी कि जो दो गवाह हमने बताए थे कल कि कम से कम दो गवाह होने चाहिए, तो 72 कहती है कि ऐसा भी समव्यवहार हो सकता है जहां कानूनन गवाहों की जरूरत नहीं है। तो आखिर उसको कैसे साबित किया जाएगा, तो उसको अन्य तरीके से साबित किया जाएगा। इसका मतलब कि ए ने किसी बात के बारे में बी से समव्यवहार किया और कानून ये कहता है कि ए का ही हस्ताक्षर पर्याप्त है। ए मतलब कि निष्पादक का, एग्जीक्यूटर का, और इसके लिए जो सी और डी गवाह है ये आवश्यक नहीं है। तो इसको हटा दीजिए, तो हटा दीजिए तो कौन सी अब धारा अप्लाई होगी, 72। तो भाई किसी तरह साबित करिए कि इस दस्तावेज पर साइन किसका है, ए का। ए के परिचित को बुलाइए, या कह सकते हैं कि ए का साइन का मिलान करवाइए। न्यायालय कल भी बताया गया था कि न्यायालय एक्सपर्ट का एक्सपर्ट है और वह स्वयं भी ए की साइन क्या कर सकता है, मिला सकता है। तो ये 72 हो गई। अब हम शुरू जो किए थे कौन सी धारा, 73। इसी को भाई आपका आगे बढ़ना है। देखिए अब 73 भी आपका, 73 में जो पहला क्वेश्चन बनता है कि किस धारा का यह प्रिंसिपल या सिद्धांत है कि न्यायालय यानी कि कोर्ट एक्सपर्ट का भी एक्सपर्ट है, यानी कि विशेषज्ञों का भी विशेषज्ञ है। तो आपका जवाब रहेगा 73, पहला क्वेश्चन। दूसरा जो बनता है कि किसी लेख को या किसी हस्ताक्षर को या किसी सील या मुद्रा को या किसी फिंगरप्रिंट को क्या न्यायालय स्वयं तुलना करके, स्वयं मिलाकर क्या यह जान सकता है कि नहीं कि यह हस्तलेख, मुद्रा या साइन या उंगली चिन्ह किसकी है, जान सकता है। और कौन सी धारा के तहत ये पावर है कोर्ट को, 73। कल हम एक उदाहरण अच्छा बताए थे और फिर उदाहरण न बताया जाए, और कौन सा उदाहरण बताया गया था, हाई कोर्ट में कॉपी मंगाने वाला। तो कल लास्ट में हम बताए थे कि कहा जा सकता है लड़के से कि पीछे बैठ जाइए और इसी कॉपी में जो लिखा है 2 पेज क्या करिए, उतारिए, मैं खुद मिला लूंगा क्योंकि मैं एक्सपर्ट का क्या हूँ, एक्सपर्ट, और मैं खुद तुलना कर लूंगा कि ये लिखावट आपकी है कि नहीं। तो अगला क्वेश्चन आया कि 73 प्री में ये सब आता है, याद रखिएगा। 90 तक की जो बातें हैं ज़्यादातर ये प्री में आती है, तो उसी स्टाइल में आपको पढ़ना भी है। तो आपका दूसरा अगला क्वेश्चन बना कि 73 किस मामले में लागू होगी, दे देगा उंगली चिन्ह, दे देगा हस्तलेख, दे देगा मुद्रा यानी कि सील, और उपर्युक्त सभी। तो क्या मार्क कराएंगे, उपर्युक्त सभी। तो 4 विषय याद रखिए, कौन कौन, हस्तलेख, इसके बाद आपका माने हस्ताक्षर, इसके बाद मुद्रा, और अंत में जो दिया गया है लाइन वही लोग भूल जाते हैं, वही पकड़ना है, कौन सा, फिंगरप्रिंट यानी कि उंगली चिन्ह। अब देखिए बेरट की भाषा आसान हो जाएगी।
अब केवल बेयर एक्ट एक बार समझा देना है 2 मिनट में। देखिए, हस्ताक्षर लेख या मुद्रा की तुलना अन्यों से जो स्वीकृत या साबित है। देखिए, यह अभिनिश्चित करने के लिए कि क्या कोई साइन या राइटिंग या सील उस व्यक्ति की है जिसके द्वारा उसका लिखा या किया जाना तात्पर्यित है किसी हस्ताक्षर लेख या मुद्रा को जिसके बारे में यह स्वीकृत है, यानी कि स्वीकार कर लिया गया है या न्यायालय में प्रूफ कर दिया गया है कि उस व्यक्ति ने ही लिखा था, तो उसको मिलाकर क्या किया जा सकता है, उसे साबित। तो ऐसी दशा में आपका न्याय, और हाई कोर्ट में हमने बताया कि जो व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित है, न्यायालय कह सकता है कि हमारे सामने क्या करिए, लिखिए। तो ये कौन से पैराग्राफ में है कि न्यायालय अपने समक्ष उपस्थित व्यक्ति को कोई शब्द या अंक लिखने के लिए भी कह सकता है। तो कौन सा पैराग्राफ में है? सेकंड। और अंगुली चिन्ह के लिए भी ये लागू होगा। कौन सा पैराग्राफ? थर्ड। तो क्या न्यायालय अपने समक्ष किसी व्यक्ति को कोई शब्द या अंक इत्यादि लिखने के लिए निर्देश दे सकता है कि नहीं? दे सकता है। किस धारा में? 73। पैराग्राफ पूछे तो कौन सा? सेकंड। और कल मैं अच्छा उदाहरण बताया था। इसके बाद आ जाइए आपका दस्तावेज। अब आइए भाई, देखिए आपका अब जो हमें चलना है, ये इलेक्ट्रॉनिक एक दिन बताया जाएगा अलग से सब। अब हमें चलना है, एक क्रम बना लेना है। आपका 74 से क्रम बनाना है, और 74 से जब क्रम बनाइएगा तो आपका 76, 77, इसके बाद आपका 79, यानी कि आप जब भी 74 पढ़िए, कम से कम इन 3 धाराओं को एक साथ पढ़ेंगे। और इसके बाद जो आपका पढ़ा जाएगा, एक आपका 63 हम बताएंगे और दूसरा 65। 63 आपका 2 दिन से बताया जा रहा है। कौन सा साक्ष्य परिभाषित है? प्राथमिक की द्वितीयक, प्राइमरी की सेकेंडरी, और सेकेंड कितने कितने प्रकार के साक्ष्य को सेकेंडरी साक्ष्य माना गया है, और कितनी दशाओं में ये दिया जा सकता है? 7। इसको भी थोड़ा जोड़ना है। इस पर पहले भूमिका देखिए आपका। पहला क्वेश्चन तो यही बना है आपका कि डॉक्यूमेंट या दस्तावेज कितने प्रकार के होते हैं। तो आपका जवाब रहेगा 2। पहला आपका प्रकार पब्लिक डॉक्यूमेंट, दूसरा प्राइवेट डॉक्यूमेंट, यानी कि पहला प्रकार लोक दस्तावेज, सार्वजनिक दस्तावेज, और जो दूसरा प्रकार है वह आपका है प्राइवेट या व्यक्तिगत दस्तावेज। अब यहाँ पहले सेक्शन को आपको ऐड कर लेना है। देखिए भाई, एक बार सेक्शन याद करिए। तो पहले लोक दस्तावेज की परिभाषा धारा 74, बोलिए ना भाई बीच में। लोक दस्तावेज की धारा लोक दस्तावेज की परिभाषा सेक्शन 74 में दी गई है। प्राइवेट दस्तावेज की परिभाषा 75 में। लोक दस्तावेज की मूल कॉपी नहीं मिल सकती, सर्टिफाइड कॉपी मिलती है। प्रमाणित कॉपी किस धारा में? 76। प्रमाणित कॉपी जहां मन करे पेश करिए, कोर्ट में भी पेश करिए। कौन सी धारा? और जब प्रमाणित कॉपी पेश करेंगे तो न्यायालय कुछ अनुमान लगाकर चलेगा। तो कौन सी धारा? आगे बढ़ जाइए, 79। एक धाराओं का क्रम याद करना है। उसके बाद आपका 63 और 65 में इसलिए मैं बताया कि जो लोक दस्तावेज की प्रमाणित कॉपियां होती हैं वह 63 के तहत प्राथमिक साक्ष्य न होकर द्वितीयक साक्ष्य होती है। और लोक दस्तावेज अगर हैं तो 65 ये कहता है कि अगर पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं तो आप उसकी प्रमाणित प्रति या सर्टिफाइड कॉपी पेश कर सकते हैं, मूल कॉपी लाने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर एक बार याद रखिए,
जो प्रमाणित प्रतियां मिलती हैं वह प्राथमिक साक्ष्य होती हैं कि द्वितीयक। तो आप प्राथमिक ना मारिए, मूल तो भाई आप इसमें है, आपको प्रमाणित मिला है तो कौन सा, तो किस धारा में, द्वितीयक साक्ष्य 63। और इसकी प्रमाणित प्रति आप पेश कर सकते हैं द्वितीयक साक्ष्य के रूप में, क्योंकि आपका यानी कि 65 में केवल ये दिखाइए कि हजूर हमारी ये प्रमाणित कॉपी ले लीजिए, क्योंकि ये जो हमारा प्रमाणित कॉपी है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट की प्रमाणित कॉपी है, यानी कि धारा 74 वाला लोक दस्तावेज की क्या है, प्रमाणित कॉपी। तो लोक दस्तावेज आपका ओरिजिनल कॉपी, उसकी प्रमाणित कॉपी लेंगे तो द्वितीयक साक्ष्य, और उस प्रमाणित कॉपी को जहां भी मन करे आप पेश करते रहिए। तो कौन सा साक्ष्य आपने पेश कर दिया 65 में, द्वितीयक। तो ये कम से कम आपका सेक्शन कवर करना है। अब देखिए आपका दस्तावेज चूंकि दो प्रकार का होता है, तो पहले हम उठाते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट। यहाँ से लगभग एक क्वेश्चन सेट रहता है। एक तो भाई एमपी यूपी में जाएंगे तो शुद्ध रूप से आपका बेयर एक्ट पूछा जाता है, यूपी एपीओजे में जाएंगे तो बेयर एक्ट नहीं, आपका 4 ऑप्शन देगा और उसमें पूछा जाएगा कि कौन लोक दस्तावेज है और कौन नहीं है। तो कौन लोग पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं, कौन पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये लिस्ट बेयर एक्ट में नहीं दी गई है, लेकिन न्यायालयों के निर्णय से कुछ दस्तावेज लोक दस्तावेज माने गए हैं और कुछ को पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं माना गया है। जो सबसे महत्वपूर्ण है आपका, मैंने जो अब तक के इतिहास में ज़्यादा पूछा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट या जो क्षति रिपोर्ट होती है, इसे न्यायालयों ने लोक दस्तावेज नहीं माना है। दस्तावेज हैं लेकिन सेक्शन 74 के तहत इसे क्या नहीं न्यायालयों ने माना है, आपका पब्लिक डॉक्यूमेंट। यही क्वेश्चन बार बार अटैक यूपी इत्यादि में कर रहा है। 4 ऑप्शन देगा, पूछ लेगा कि कौन पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, तो 99% उसमें से एक खोजिएगा, कौन सा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट या क्षति रिपोर्ट, जो पिछली बार भी आया था। आपका यही ज़्यादा रिपीट करता है। लेकिन अगर अंदर से पूछ ले तो उसका उपाय यही है कि जो लिस्ट है उसको क्या करिए, याद। मैंने अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से किसी भी हाल में क्वेश्चन गलत ना हो, तो उसका उपाय है कि जो लिस्ट रहेगी आपका 10-15 लोक दस्तावेज की, 10-15 प्राइवेट की, मैंने लोक दस्तावेज नहीं की, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। जैसे टीपीए में भी सेक्शन 3 में जब पढ़ा भी जाएगा, जब आपका इमूएबल प्रॉपर्टी आप पढ़ते हैं तो जाकर साल पेपर देखिएगा, वहाँ भी लिस्ट दी जाती है कि कौन अचल संपत्ति है और कौन नहीं है। तो यहाँ 10-15 याद करिए, यहाँ याद करिए कौन है कौन नहीं। उसका एक और उपाय है भाई, मैं बता दूं, जो है उसको याद कर लीजिए और उसके बाहर जो जाएगा वो नहीं है। एक और तरीका है, अगर आप चाहते हैं कम पढ़ना, तो जो पब्लिक डॉक्यूमेंट में आते हैं दस्तावेज, उस लिस्ट को आप क्या करिए, याद कर डालिए, और उसके जो बाहर जाएगा वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। देखिए पब्लिक डॉक्यूमेंट का कुछ फिर बताया जाए, नेचर ओचर, तब आपका बैरक शुरू किया जाए। लोक दस्तावेज का ये नेचर होता है कि वह सुरक्षित रखा जाता है। लोक दस्तावेज का दूसरा नेचर होता है कि कोई भी व्यक्ति उसकी सर्टिफाइड कॉपी या प्रमाणित कॉपी मांग सकता है। यहाँ तक कि आरटीआई द्वारा भी वर्तमान में इन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां मांगी जा रही हैं, बहुत ज़्यादा।
लेकिन सरकार को भी हक है कि इनकी प्रमाणित कॉपी देने से क्या कर दे, इनकार कर दे। तो एविडेंस की धारा बताई जाएगी 123, यानी कि 123, पापुली लेक्स सुप्रीमो, यानी कि लोकहित सर्वोच्च विधि होती है और सरकार इस आधार पर कि ये डॉक्यूमेंट हम नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि इससे पब्लिक हित माने लोक हित का क्या हो जाएगा, नुकसान। देखिए आपका लोक हित में कुछ बातें आपका ये माना जाता है कि गर्त में दबा देनी चाहिए, क्योंकि अगर वे बातें ओपन होंगी तो लोक हित को नुकसान होगा, देश की सुरक्षा को खतरा होगा या किसी व्यक्ति की निजता का भी, एकांतता या प्राइवेसी का भी हनन होगा। इसका उत्तम उदाहरण जो शाहरुख खान के बेटे जेल में है, आर्यन खान, उनमें भी मिलता है। कोर्ट में जब जमानत पर बहस हो रही थी तो ऐसी दशा में कोर्ट ने पूछा कि क्यों न जमानत दिया जाए, तो तमाम दलीलें दी गई। उसमें से एक दलील ये थी कि इनका व्हाट्सएप का चैट मिला है। तो ये न्यायालय ने कहा कि आप चैट पढ़कर सुनाइए एनसीबी से। एनसीबी ने कहा कि हजूर ये पब्लिक मने आपका चैट, हम ऐसी बातें चैट में लिखी गई हैं कि हम सार्वजनिक रूप से यहाँ पढ़कर नहीं सुना सकते, क्योंकि पढ़ने लायक ये सार्वजनिक रूप से नहीं है। तो न्यायालय ने बाध्य नहीं किया। न्यायालय ने, क्यों आवाज कट जा रही है? न्यायालय ने ये कहा कि ठीक है आप न पढ़िए, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये न समझिए कि पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो हमेशा सर्टिफाइड कॉपी मिल ही जाएगी। नहीं भी दे सकती है सरकार, क्योंकि पापुली क्या है, लेक्स सुप्रीमो, रट कर जाइएगा। निश्चित तौर पे क्वेश्चन बनता है एविडेंस की कौन सी धारा का, 123। अब लोक दस्तावेज की परिभाषा देखिए। आपका एक और बात बता दिया जाए तब परिभाषा शुरू किया जाए। ये जो पब्लिक डॉक्यूमेंट की परिभाषा 74 में दी गई है, ये केवल भारत के लोक दस्तावेज को ही शामिल नहीं करता, बल्कि ये विदेशी लोक दस्तावेजों को भी अपने अंदर समाहित करता है। इसका मतलब कि केवल भारत के पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं इसमें दिए हैं, बल्कि विदेशों के भी पब्लिक डॉक्यूमेंटों का उल्लेख है। और जो कॉमनवेल्थ एक शब्द आएगा उसके भी पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं। तो आइए हम कॉमनवेल्थ भी बताएंगे, लेकिन अब डायरेक्ट शुरू किया जाए। देखिए भाई आपका 74, निम्नलिखित दस्तावेजें लोक दस्तावेजें हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं, सार्वजनिक दस्तावेजें। कौन कौन? वे दस्तावेजें जो, इसके बाद 3 पॉइंट दिए गए हैं, यानी कि वे दस्तावेजें, उसके बाद 3 पॉइंट दिए गए हैं। अगर 3 में से किसी एक में डॉक्यूमेंट आ जाता है तो कानून ये कहता है कि उसे पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाएगा। अब एक समझिए अच्छे से। प्रभुता संपन्न प्राधिकारी के, यानी कि जो सावरेन अथॉरिटी है, अर्थात सावरेन अथॉरिटी का मतलब ये हुआ कि जो सरकार जो कार्य करती है, या सरकार खुद भले न करे, लेकिन सरकार अपने कर्मचारियों से जो कराती है वह सावरेन अथॉरिटी का, यानी कि संप्रभुताधारी, संप्रभुता संपन्न प्राधिकारी के कार्य माने जाएंगे। यानी कि सरकार कराए, या सरकार किससे कराए, अपने कर्मचारियों से। अगला देखिए, शासकीय निकायों और अधिकरणों के, यानी कि जो गवर्नमेंट बॉडी है या जो ट्रिब्यूनल है। तो गवर्नमेंट बॉडी कौन कौन है?
यानी कि इसका मतलब कि जो न्यायपालिका के कार्य हैं, कार्यपालिका के कार्य हैं, विधायिका के कार्य हैं, ये सब कार्य, और अभिकरण का मतलब जो एजेंसियां हैं सरकार की, उनका भी जो कार्य हैं, वे भी कार्य क्या माने जाएंगे? पब्लिक डॉक्यूमेंट। तीसरा कहा जा रहा है भारत के किसी भाग के, तो भारत के किसी भाग के समझने में कोई आपको समस्या नहीं है। दूसरा, या कॉमनवेल्थ के या किसी विदेश के। अब यही आपको ध्यान में रखना है, यानी कि अगर चाहे वह भारत के हो या आपका माने चाहे वह भारत के हो, या दूसरा शब्द दिया है कॉमनवेल्थ के और तीसरा शब्द दिया है विदेश के। इसके बाद हम अगला शब्द बताते हैं। देखिए, अब आपको दिमाग यहाँ ये लगाना चाहिए कि भाई कॉमनवेल्थ के बाद आपका फॉरेन क्यों दिया गया है, यानी कि क्यों कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल दिया गया है शब्द नाम, और उसके बाद आपका कह सकते हैं विदेश दिया गया है। तो कुछ मामलों में कॉमनवेल्थ के जितने सदस्य राज्य हैं, उन्हें विदेशी राज्य नहीं माना जाता। तो कॉमनवेल्थ होता क्या है? तो इंग्लैंड जितने देशों पर शासन किया, उन देशों का एक संगठन है जो, और उन्हीं देशों के संगठन को राष्ट्रमंडल देश कहते हैं या कॉमनवेल्थ के देश कहते हैं। इस मामले में कुछ छूट भी मिली है, मैं बता दूं। ये जो कॉमनवेल्थ के देश हैं, सामान्यतः इन्हें विदेशी नहीं माना जाता कुछ मामलों में, इसीलिए कॉमनवेल्थ शब्द अलग दिया और विदेशी क्या दिया है? अलग। क्योंकि केवल विदेशी दे देता तो भी तो कहलाता कि भारत के बाहर जितने विश्व में देश हैं। आखिर कॉमनवेल्थ देने का क्या इरादा था? तो कॉमनवेल्थ की जो हेड होती हैं, वह इंग्लैंड का सम्राट या महारानी होती हैं। इस समय एलिजाबेथ सेकंड है, एलिजाबेथ हैं जो आपका कॉमनवेल्थ की हेड हैं। और आपका, लेकिन आपका जब कॉमनवेल्थ के सदस्य चाहें तब इसकी सदस्यता को स्वेच्छा से त्याग सकते हैं, यानी कि स्वेच्छा से हमने सदस्यता ली है बस सम्मान के लिए, हम आपका सम्मान करते हैं, और जब चाहे तब कोई देश सदस्यता अपनी क्या कर सकता है? त्याग सकता है। कॉमनवेल्थ के बारे में एक और अच्छी बात जाननी है कि अगर कोई व्यक्ति इंग्लैंड से बैरिस्टरी की, बैरिस्टर कहा जाता है वहाँ वकीलों को, माने वकालत पढ़कर आया है, तो उसे हक है कि वह कॉमनवेल्थ के किसी भी देश में वकालत कर सकता है। एक याद रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति कहाँ से, माने लंदन, माने लंदन कहा जाता है कि ये कहाँ से बैरिस्टरी पास किया है, इसका मतलब ये हुआ कि वह कॉमनवेल्थ के किसी भी देश में वकालत करने का क्या रखता है? हक। ये नियम है। और जब कुलभूषण जाधव के मामले में ये बात उठी थी तो कई लोग अपना आपत्ति किए, लेकिन कई ये भी उस समय चर्चा चली कि भारत में ही कई लोग हैं जो जाकर पाकिस्तान में क्या कर सकते हैं? बस, क्योंकि वो कहाँ से पढ़ कर आए हैं? लंदन से, तो बैरिस्टर कहा जाता है उनको। आगे देखिए भाई, फिर एक बार सब देखिए, यही आपका थोड़ा टेक्निकल है। भारत के किसी भाग के, यानी कि भारत के किसी भाग में, कहीं भी भारत में कहीं भी, या कॉमनवेल्थ ये भी आ गया, या किसी विदेश के विधायी, न्यायिक तथा कार्यपालक लोक अधिकारियों के कार्यों के रूप में या कार्यों के अभिलेख के रूप में है। अब इसका मतलब अलग अलग हम समझा रहे हैं। इसका मतलब अलग अलग ये हुआ कि भारत के जो विधायी या न्यायिक या कार्यपालकीय आपका जो ऑफिसर हैं, पब्लिक ऑफिसर, वे जो कार्य किए रहेंगे, माने उनका जो कार्य होगा
आपका वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा, और उन्होंने जो अभिलेख तैयार किया है, रजिस्टर क्या किया है, तैयार किया है, वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उनके कार्य, उनके द्वारा कौन कौन कार्य किए गए ये लिख कर रखा गया है, वह भी पब्लिक डॉक्यूमेंट। और तत्पश्चात उनके कार्यों के जो रिकॉर्ड रहेंगे, यानी कि कैसे ऑफिस में कार्य किए, कौन लेटर भेजे, क्या भेजे, किसको सूचना दिए, ये सारी बातें भी क्या मानी जाएंगी, पब्लिक डॉक्यूमेंट। इसी तर्ज पर आपका कॉमनवेल्थ भी पढ़ लेना है। कॉमनवेल्थ के जो देश हैं, वहाँ की विधायिका के जितने कार्य हैं, न्यायपालिका के जितने कार्य हैं, और किसके कार्य, कार्यपालिका के लोक अफसरों के जितने कार्य हैं या अभिलेख हैं, उन्हें भी लोक दस्तावेज माना जाएगा। और विदेश के, यही पॉइंट पकड़ना है, क्या विदेशी लोक अभिलेख को ये लोक दस्तावेजी धारा में माना गया है कि नहीं, माना गया है। यानी कि विदेश के जितने विधायी कार्य हैं, माने विधायिका के कार्य, कार्यपालिका के कार्य, न्यायपालिका के कार्य, इनको भी क्या माना गया है, इनके लोक अफसरों द्वारा जो कार्य किया गया या उनके द्वारा जो रिकॉर्ड तैयार किया गया है, ये सब क्या माना जाएगा, पब्लिक डॉक्यूमेंट। यानी कि आपने देखा कि पब्लिक डॉक्यूमेंट का दायरा सीमित नहीं है, बल्कि क्या है, काफी व्यापक। क्लास 2 जो है, यही आपका गलत होने का पूरा चांस रहता है, और यही आपका 2-3 बार एमपी में पूछा। देखिए क्लास 2, किसी राज्य में रखे गए प्राइवेट दस्तावेजों के लोक अभिलेख, पब्लिक रिकॉर्ड। यानी कि किसी राज्य में रखे गए प्राइवेट दस्तावेजों के, व्यक्तिगत दस्तावेजों के पब्लिक रिकॉर्ड या लोक अभिलेख, ये भी आपका लोक दस्तावेज माना जाएगा। तो आपका इसी को थोड़ा समझना है 2-3 उदाहरण से, ध्यान से इसको देखिए और अच्छे से इसको देखिए। कानून ये कहता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट किसी व्यक्ति का पर्सनल डॉक्यूमेंट है, लेकिन जब वह डॉक्यूमेंट आपका माने कह सकते हैं कि सरकारी रिकॉर्ड में आ जाता है, तो वह अब प्राइवेट नहीं रह जाता, अब उसे किस रूप में वह कन्वर्ट हो जाता है, पब्लिक। तो 2-3 ऐसा उदाहरण हम देखेंगे जहाँ की प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, और जैसे ही आपने सरकार के यहाँ रजिस्टर्ड कराया, अब वो प्राइवेट नहीं रहा, क्या हो गया, पब्लिक। 3 उदाहरण देखा जाए या 2। पहला फर्म का हम देखते हैं, एक हम फर्म का देखेंगे, दूसरा कंपनी का देखेंगे, और तीसरा आपका न्यास का। 3 ही उदाहरण देखा जाए। तीनों में एक लाइन है। देखिए आपने प्राइवेट फर्म बनाया, आपका वो प्राइवेट दस्तावेज है। आपने कंपनी बनाकर दस्तावेज रखा, वो आपका प्राइवेट दस्तावेज है। आपने ट्रस्ट बनाया, न्यास बनाया, कागज पत्तर पर लिखा, वो कैसा दस्तावेज है, प्राइवेट। लेकिन जैसे ही आपने इन दस्तावेजों को सरकार के प्राधिकारियों के पास रजिस्टर्ड करा दिया, अब ये प्राइवेट दस्तावेज से किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, पब्लिक में। यानी कि वास्तव में ये प्राइवेट हैं, तो ये प्राइवेट दस्तावेज कब लोक दस्तावेज में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो लास्ट लाइन कहती है कि किसी राज्य में रखे गए प्राइवेट दस्तावेजों के लोक अभिलेख, लोक अभिलेख यानी कि जब वो पब्लिक रिकॉर्ड में आ जाएंगे, पब्लिक रिकॉर्ड में आएंगे का मतलब कि जब वह सरकार या उसके प्राधिकारियों के यहाँ क्या कर लिए जाएंगे, रजिस्टर्ड। तो सबसे अच्छा उदाहरण है फर्म, आपका प्राइवेट दस्तावेज है। जैसे ही फर्म का आपने पंजीयन कराया, पंजीयन माने रजिस्ट्रेशन कराया,
वैसे ही वो क्या हो जाएगा, पब्लिक। कंपनी का जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन कराया, अब क्या हो जाएगा, पब्लिक। न्यास का जैसे ही रजिस्ट्रेशन कराया तो अब क्या हो जाएगा। और जब पब्लिक डॉक्यूमेंट धारा 74 में हो ही गया, तो अब अगला नियम जानना है। समाज का कोई भी व्यक्ति सेक्शन 76 के तहत ऐसे दस्तावेजों का प्रमाणित कॉपी पा सकता है, और यहाँ तक कि सूचना के अधिकार के तहत भी मांग सकता है। यानी कि फर्म की आप प्रमाणित कॉपी अब पा सकते हैं, कंपनी की पूरी पा सकते हैं, और किसकी, न्यास की। क्यों, क्योंकि अब ये प्राइवेट दस्तावेज न होकर कैसे हो गए, आपका पब्लिक। और जो ये केजरीवाल और इत्यादि लोग आगे बढ़े हैं, वो करते क्या थे शुरुआती दौर में। देखिए, आगे बढ़ने के लिए शुरुआती दौर में आपका छल बल कल सब अपनाया जाता है, चाहे वह कोचिंग हो, चाहे राजनीति हो, और चाहे गुरु के पीठ में क्या भोंकना हो। तो भाई रानीत गवाह है कि चेलों ने गुरु के मने पीठ में छुरा भोग कर अपना क्या किया, चेले चीनी हो गए, और गुड़ 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 आपका गुरु क्या रह गए, गुरु। दो तीन उदाहरण देखिए, गुड़ रह गए। पहला उदाहरण हम देते हैं आपका मोदी जी का। इनके गुरु आडवाणी जी थे। आज भी देख रहे हैं कि बेचारे मायूस रहते हैं, न प्रेसिडेंट बन पाए, न प्राइम मिनिस्टर बन पाए, और इनके चेले बन गया कि नहीं चेला। दूसरा, अन्ना हजारे का पक्का चेला केजरीवाल था, और देखिए अन्ना हजारे बार बार कह रहे थे चेला राजनीति में न आओ, नहीं माना और आ गया। तो केजरीवाल ने सबसे ज्यादा इसका फायदा उठाया है। रोज आते थे और एक कागज लेकर आरटीआई द्वारा कंपनियों का, ये कंपनी घोटालेबाज है, तो इन्होंने घोटाला किया, ये नेता चोर हैं, वो नेता चोर हैं। और इसका उपयोग ज्यादा किए किसने, सबसे ज्यादा किया है केजरीवाल ने। वो अलग बात है कि भाई और टिप्पणी नहीं की जा सकती, शासन तो अच्छा चला ही रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं है, तभी तो जीत रहे हैं लाख आपका विरोध के बावजूद। तो अलग बात है। देखिए आपका, यानी कि इसका मतलब ये हम बता रहे थे कि जब कोई प्राइवेट दस्तावेज लोक रिकॉर्ड में आ गया, तो अब वह प्राइवेट नहीं रहा, वह क्या हो गया, पब्लिक। जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ है, जैसे ही आपका डेट ऑफ बर्थ कहीं आपका रिकॉर्ड में आ गया, चाहे हाई स्कूल के प्रमाण पत्र में, तो अब आपका प्राइवेट नहीं रहा, कैसा हो गया। और कोई भी व्यक्ति बोर्ड से आपका मांग सकता है कि पप्पू पास हुआ है, किस सन में हुआ है, या ये नहीं कि नहीं मांग सकता। और रिकॉर्ड मांगा जा सकता है कि ये है कब पास हुए, इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्योंकि अब ये प्राइवेट आपका नहीं रहा, कैसा हो गया, पब्लिक। अब आइए आपका 75। देखिए आपका नोट्स में भाई लिस्ट है, अब वो लिस्ट बताना पढ़ाते समय संभव नहीं है। और जिन लोगों के पास नोट्स ना हो भाई, नोट्स ले ले, एविडेंस का प्री वाला। आपका मेंस का भी नोट्स उपलब्ध है, लेकिन कुछ लिखवाएंगे अभी थोड़ा और खींच जाए तो। आपका माने ये लिस्ट आपको याद करनी पड़ेगी, और उसका कोई उपाय नहीं है। जो आता है बार बार मैं बता रहा हूँ कि कौन सा लोक दस्तावेज नहीं है, तो ये न्यायालय के निर्णयों पर आधारित है, छत रिपोर्ट या पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो अब तक आया है ज्यादा। इसके बाद आइए 75, बस एक लाइन है आपका। 74 से तुलना कर लीजिएगा। 75 में प्राइवेट दस्तावेज या व्यक्तिगत दस्तावेज परिभाषित है। तो क्वेश्चन ये बना है कि व्यक्तिगत दस्तावेज किसे कहा जाता है। तो भाई एक लाइन बेयर एक्ट रट कर जाइएगा भाई, और कुछ नहीं। पहला ये आ चुका है एमपी में भी, यूपी में भी। जब भी आपके सामने ये प्रश्न आए कि प्राइवेट या व्यक्तिगत दस्तावेज किसे कहा जाएगा, तो पहली वरीयता बेयर एक्ट को देंगे। तो बेयर एक्ट क्या लिखता है,
अन्य सभी दस्तावेजें प्राइवेट हैं। अन्य सभी दस्तावेजें प्राइवेट हैं का मतलब ये हुआ कि जो 74 में पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है वह सभी दस्तावेजें क्या होंगी, प्राइवेट। लेकिन बेयर एक्ट की भाषा याद करके जाइएगा, फिर मैं बता दूं। प्राइवेट दस्तावेज कौन होगा, तो दे देगा जो लोक दस्तावेज न हो। अन्य सभी दस्तावेजें प्राइवेट दस्तावेज हैं और दोनों इनमें से कोई नहीं, तो एक चुनना हो तो पहले क्या चुनेंगे, अपनी भाषा नहीं, पहले बेयर एक्ट। तो क्या मार्क कराएंगे, अन्य सभी दस। अब इसको समझना ये है कि अन्य सभी का मतलब ये हुआ कि जो दस्तावेज 74 से बाहर चला जाए, यानी कि जो दस्तावेज धारा 74 में आ जाए वह लोक दस्तावेज, और जो इससे बाहर चला जाए वो क्या होगा, आपका प्राइवेट। इसी तर्ज पर सीआरपीसी में भी पढ़ा जाता है। जो ये 2W में समन मामला और 2X में वारंट मामला है, 2W में देखिए सीआरपीसी का उदाहरण इसी तर्ज पर हम दे रहे हैं, समन मामला, और 2X में आपका वारंट मामला है। बहुत बार यूपीजे और एपीओ में आया है। समन मामला कौन होगा, तो फिर वही आ गया कि भाई प्राइवेट दस्तावेज कौन होगा, तो जो लोक दस्तावेज न हो, आसान भाषा में। तो समन मामला कौन होगा, तो जो वारंट मामला न हो। पहली वरीयता हम क्या देंगे, बेयर एक्ट की। ये नहीं कि दंड की मात्रा पर चले जाइए, पहले हम देखेंगे ऑप्शन में कि क्या ये लिखा गया है कि जो ऐसा मामला जो अपराध से संबंधित हो और वारंट मामला न हो। अगर ये ऑप्शन है तो उसी ऑप्शन को हम चुनेंगे, और ये ऑप्शन नहीं है तब हम दंड की मात्रा के आधार पर अंतर करेंगे, वो तो आगे बताया जाएगा आपका। इस प्रकार 75 भी क्या हो गई, समाप्त। अब आगे बढ़ा जाए, फिर एक बार क्रम बनाना पड़ेगा, दो दो लाइन का है प्री के लिए। देखिए 74, इसके बाद डायरेक्ट 76 आ जाइएगा, 76, 77, 78। अब इन चार धाराओं को एक साथ पढ़ना है, और यहाँ जो आपका क्वेश्चन बनता है, अब तक के इतिहास में जो क्वेश्चन नहीं बना है वह 78 से यूपी कभी भी क्वेश्चन नहीं बनाया है। लेकिन जो क्वेश्चन यूपी नहीं बनाता, एमपी एमपी छत्तीसगढ़ बना देते हैं। एमपी में बना है 78 से क्वेश्चन, लेकिन यूपी आज तक नहीं बनाया। लेकिन आपका 76 और 77 से क्वेश्चन बना है। पहले भूमिका एक एक लाइन देखा जाए, तब बैरक समझा जाए। सेक्शन 74 में लोक दस्तावेज परिभाषित है। लोक दस्तावेजों का ये नेचर होता है कि आपका उनको जल्दी स्थानांतरित न किया जाए, क्योंकि अगर उनको बार बार कोर्ट में लाया जाए या लोगों को दिया जाए तो नष्ट होने, खो जाने या खराब होने का डर रहता है। इसलिए लोक दस्तावेज की जब भी कोई व्यक्ति मांग करता है तो ओरिजिनल कॉपी नहीं दी जाती, मूल कॉपी नहीं दी जाती, प्राथमिक साक्ष्य उसका नहीं दिया जाता किसी को। तो दिया क्या जाता है, आपका सर्टिफाइड कॉपी यानी कि प्रमाणित प्रति दी जाती है। तो प्रमाणित प्रति प्राथमिक साक्ष्य होगी कि द्वितीय, कभी बताया गया, और पेश कर सकते हैं कि नहीं जहां जरूरत पड़े। तो अब तुरंत दो धाराएं याद करिए। लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति किस धारा में पाई जाती है, 76, और प्रमाणित कॉपी किस धारा के तहत पेश की जाती है, 78। अब बेयर एक्ट आपका थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए भाई आपका, अब देखिए आपका पूछा क्या गया है। पहला तो लाइन आपका लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां आपका दे दे कि किस सेक्शन में है, तो 76 मार्क कराइएगा।
और लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां साक्ष्य के रूप में पेश करना आ जाए तो कौन सी धारा? आपका 77। और प्रमाणित कॉपी पाया किस में जाया जाता है? 76। धारा भाई 3 बार बताया जा रहा है। अब प्रयास करिए कि भाई वैकेंसी भी आ जाएगी। अभी से नहीं याद रहेगा तो अचानक याद नहीं हो जाता, समय लगता है। अब कोई चाहे कि 1-2 माह में हम पूरा परिपक्व हो जाए तो भाई ऐसा संभव नहीं है। देखिए शाम को सब बरसाती मेढक आ रहे हैं और तब भी बहुत एकदम से सीरियस होके सुनते हैं कि सर की एक बात भी बाहर न निकले। 1-2 दिन तो एकदम एकदम सीरियस लोग हो गए, सुन सपाटा हो गया तो भाई बोलना पड़ा कि इतना भी सीरियस न हो जाइए कि सुध बुध क्लास में खो दीजिए। तो कह रहे हैं कि क्या करें सर, 1 नंबर से बिहार रुक गया, इस बार किसी भी हाल में रुके ना। भाई ये भी एक समस्या है, नहीं सीरियस होंगे तो आपका मने अब एकदम सीरियस भी ना हो जाइए कि भाई आपका कुछ होश आवास न रहे। यानी कि फिर भी आपका बातों को गौर से सुनिए। देखिए आपका 76 एक बार बेरक समझा दिया जाए। हर लोक अफसर जिसकी अभिरक्षा में कोई ऐसा लोक दस्तावेज है जिसके निरीक्षण करने का किसी भी व्यक्ति को अधिकार है, मांग किए जाने पर उस व्यक्ति को उसकी प्रति उसके लिए विहित विधिक शुल्क चुकाए जाने पर प्रति के नीचे इस लिखित प्रमाण पत्र के सहित देगा कि वह यथास्थिति ऐसे दस्तावेज की या उसके भाग की शुद्ध प्रति है, यानी कि नकली प्रति नहीं, शुद्ध प्रति, यानी कि जो मूल में लिखा है यही हम आपको क्या कर रहे हैं, लिख कर दे रहे हैं या फोटो स्टेट कराकर। तथा ऐसा प्रमाण पत्र ऐसे अफसर द्वारा दिनांकित होगा, यानी कि प्रमाणित कॉपी केवल दीजिए ना, जो अधिकारी दे रहा है वह उस पर क्या डाले, डेट, दिनांकित किया जाएगा और उसके नाम और पदाभिमान से हस्ताक्षर किया जाएगा, यानी कि नाम अपना लिखेगा, साइन करेगा और किस पद पर है, पद लिखेगा कि नहीं लिखेगा, तो दिनांक लिखे, साइन करे और क्या करे, पद लिखे। और अगर वह कोई सील या मुद्रा या मोहर का यूज करता हो तो उस प्रमाणित कॉपी पर क्या मार दे, लास्ट में मोहर। और तब आपका कह सकते हैं कि और प्रमाणित कॉपी पर मोहर मार दे। और इस प्रकार प्रमाणित प्रतियां ऐसे प्रतियां इस प्रकार जो निकला है प्रमाणित कॉपी वह क्या कहलाएगी, प्रमाणित प्रतियां। तो फिर एक बार देखिए आपका मैंने पूरा बता ही दिया गया था पहले भी, लेकिन फिर एक बार देखिए ताकि दो बार बताया जाए, क्योंकि 2-2 4-4 मिनट का सेक्शन है, 4-4 5-5 मिनट का, कोई 90A तक ऐसे ही चलता रहेगा। बस सेक्शन याद करना है और उसमें 2 लाइन क्या है। माने कोई लोक दस्तावेज है और लोक दस्तावेज ऐसा है कि जिसको कि किसी भी व्यक्ति को निरीक्षण करने यानी कि देखने इत्यादि का क्या है, अधिकार। तो ऐसी दशा में अगर कोई उस लोक दस्तावेज की मूल कॉपी नहीं दी जाएगी तो कोई मांगेगा तो कैसी कॉपी दी जाएगी, प्रमाणित कॉपी। और जो व्यक्ति प्रमाणित कॉपी देगा ये लिखेगा नीचे कि ये मूल का शुद्ध भाग है कि अशुद्ध, शुद्ध। और जो व्यक्ति दे रहा है या जो लोक अफसर वह दिनांक लिखेगा, अपना साइन बनाएगा, अपना पद लिखेगा और सील का प्रयोग कर रहा है तो अंत में क्या मार देगा, सील। और ये जो मिलेगी कॉपी ये कॉपी प्रमाणित कॉपी कहलाएगी। हो गया आपका कौन सी धारा, 76। अब जब प्रमाणित कॉपी मिल गई तो झोले में लेकर थोड़े टहलेंगे, जहां जहां जरूरत पड़ेगी क्या करेंगे, पेश करेंगे। कोर्ट में जरूरत पड़े कोर्ट में, आयोग में जरूरत पड़े आयोग में, और कहीं भी आपका तो प्रमाणित कॉपियों के पेश करने के द्वारा दस्तावेजों का सबूत किस धारा में, 77। बस 1 लाइन, जहां भी जरूरत पड़े हम क्या करेंगे, प्रमाणित कॉपी। 1 लाइन देख लीजिए। ऐसी प्रमाणित प्रतियां उन लोक दस्तावेजों की
या उन लोक दस्तावेजों के भागों की अंतर्वस्तु के सबूत में पेश की जा सकेंगी जिनकी वे प्रतियां होना तात्पर्यित हैं। तो आपका मैंने कोई भी जो प्रमाणित कापी मिली है उसको साक्ष्य के रूप में उस मूल दस्तावेज के लिए पेश किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, चाहे न्यायालय में करिए या कहीं भी। 78 छोड़ दीजिएगा, एक लाइन हम बता देते हैं। अन्य शासकीय दस्तावेजों का सबूत, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट दिए गए हैं और ये बताया गया है 78 में कि अगर उन स्पेशल डॉक्यूमेंटों को साबित करना है तो कौन किस प्रकार का एविडेंस हम न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। तो इसको छोड़ सकते हैं, पढ़ते समय पूछा नहीं जाता आपका। अब आ जाइए आपका 79। तो 79 पढ़ने से पहले कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा। अब देखिए भाई, अब फिलहाल अब सेक्शन थोड़ा 10-15 मिनट रुकेगा क्योंकि बिना अब कॉन्सेप्ट के आपका आगे नहीं बढ़ेगा। देखिए आपका कॉन्सेप्ट बना लिया जाए। देखिए आपका बताया गया था, फिर हम बता रहे हैं एक एकदम शुरुआती दौर से सामान्य नियम क्या है। इसके बाद हम बताएंगे एक्सेप्शन या अपवाद। इसके बाद हम बताएंगे अनुमान या प्रियम्पशन, और अनुमान के बाद बताएंगे 79 से लेकर 90A तक अनुमान कुछ लगाया जाएगा और फिर 107 से लेकर 114A। ये जितनी धाराएं हैं इस बीच की, ये केवल और केवल किस पर चलेंगी, अनुमान पर, प्रिजम्पशन पर, यानी कि बना पर। कि आपका सामान्य नियम हम फिर बता रहे हैं भाई। सामान्य नियम या जनरल रूल या सामान्यतः आपका कह सकते हैं कि इसी को कहते हैं मामूली तौर पर। जो बिहार ने लिखा एपीओ में, क्या मामूली तौर पर, यानी किसी को हम कहते हैं मामूली मामूली नियम क्या है भाई। ये देखिए शब्द पकड़ी है क्योंकि नेट से उठा के दे रहे हैं। तो चाहे इंग्लिश में आपका जनरल रूल देगा, हिंदी में मामूली नियम क्या है, सामान्य नियम क्या है। तो सामान्य नियम ये है कि न्यायालय किसी तथ्य को तभी स्वीकार करे जब उस तथ्य को या उस घटना को या उस बात को या तो मौखिक साक्ष्य द्वारा या दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा न्यायालय में प्रूफ कर दिया गया हो, साबित कर दिया गया हो। अब सेक्शन आपको बता दिया गया है और सेक्शन दोनों पर पकड़िए। एक हमने बताया कि ओरल एविडेंस द्वारा और दूसरा हमने बताया डॉक्यूमेंट्री। तो तुरंत दो सेक्शन आपके दिमाग में घूमने चाहिए कि सर बताए थे कि 59 में बताए थे कि दस्तावेजों की अंतर वस्तु जिसमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी शामिल हैं उसके सिवाय अन्य बातों को ओरल एविडेंस या मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकेगा। ये कौन सी धारा बताती है? 59। तो आखिर दस्तावेज की अंतर वस्तु को कैसे साबित किया जाएगा? तो ये पिछली बार पूछा भी गया था, किस धारा में हमने बताया था? तो बताइए दस्तावेज के अंदर क्या लिखा है, ये कैसे प्रूफ किया जाएगा, किस साक्ष्य द्वारा? प्राथमिक या द्वितीयक? दोनों मार्क कराइएगा, प्राथमिक द्वारा भी और कौन? द्वितीयक। चलिए भाई याद तो है, पीछे वाला याद रखिए क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा पीछे को रेट अब क्या होता है थोड़ा ज्यादा। आगे देखिए, लेकिन फिर एक बार इसको समझिए तब हम बताते हैं। सामान्य नियम ये है कि प्रत्येक बात को, यानी कि किसी बात को न्यायालय तभी एक्सेप्ट करेगा
जब उस बात को या तो ओरल एविडेंस द्वारा या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस द्वारा न्यायालय में प्रूफ किया गया। लेकिन ये लॉ का एब्सोल्यूट रूल नहीं है, ये विधि का पूर्ण नियम नहीं है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि इस नियम के सामान्य नियम के कुछ एक्सेप्शन है। तो एक नियम और बना लीजिए, जहां भी शब्द मामूली तौर पर लिखा रहे, सामान्य तौर पर लिखा रहे, ये दिमाग में हमेशा लेकर चलिए कि उसके कुछ विरोधी नियम भी हैं, यानी कि उसके कुछ अपवाद हैं जहां कि ये सामान्य नियम अप्लाई नहीं होता। एक और मैं उदाहरण बता रहा हूँ सीआरपीसी की। सीआरपीसी की धारा 177 अब बिहार ने खूब बनाया था कि सामान्य नियम ये हैं कि किसी अपराध की जांच और विचारण उस प्लेस के न्यायालय द्वारा किया जाएगा जहां अपराध घटित हुआ है। तो बताइए, ये पूर्ण नियम है कि सामान्य, यानी कि इसका कुछ न कुछ क्या है। तो अपवाद अगली धारा से शुरू हो जाएगा। किस धारा से? और बिहार में कई लोग गलत करके आ गए, सेक्शन नहीं दिया था, बस ऐसा 4 ऑप्शन दिया था जहां की ये आपको ये माने उस पॉइंट में ये पकड़ना है कि क्या ये जो वाक्य दे रहा है, क्या ये बता रहा है कि इसके कुछ अपवाद हैं। जैसे कि हम बता रहे हैं आपका समता का नियम। एक और उदाहरण देखिए, राइट टू इक्वलिटी, यानी कि जो समता के नियम आर्टिकल 14 में मुख्यतः समाहित हैं, ये सामान्य नियम है कि पूर्ण नियम? पूर्ण नियम नहीं है, ये जनरल रूल है, क्योंकि समता के कुछ अपवाद हैं और जहां समता लागू नहीं होती तो आगे बताया जाएगा। फिर एक बार आइए इसको आगे बढ़ाया जाए भाई। लेकिन 3 इसके अपवाद हैं, मैं बता चुका हूं, यानी कि 3 तथ्य ऐसे हैं जिसे न्यायालय में प्रूफ या सिद्ध या प्रमाणित या साबित करने की आवश्यकता नहीं है। अब याद हो तो बताइए। पहला न्यायिक अवेक्षणीय तथ्य, दूसरा न्यायिक स्वीकृतियां, और तीसरा हमने क्या बताया था? उपधारणा। भाई फिर याद रखिए, किसको साबित करने की आवश्यकता नहीं है, फिर हम एक बार बता दें। जुडिशियल नोटिस, जुडिशियल एडमिशन दूसरा, और तीसरा प्रिजम्पशन। ये 3 ऐसी बातें हैं जिन्हें कि कोर्ट में साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर हम बता रहे हैं इनका होगा क्या जब साबित नहीं किया जाएगा, तो क्या होगा? तो न्यायिक अवेक्षणीय तथ्य हैं, तो आपका सेक्शन 56 कहता है कि न्यायालय स्वयं मानने के लिए बाध्य है। आपका न्यायिक स्वीकृतियां हैं, तो 58 कहता है कि साबित करने की आवश्यकता नहीं है। और उपधारणाएं हैं, तो उसी पर तो हम आ रहे हैं भाई। आखिर हमारा माने आने का मतलब क्या हुआ? इतना बताने का मतलब ये हुआ कि अब इतनी धाराओं को इस अनुमान पर, प्रिजम्पशन पर हम कसेंगे। अब यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताइए, क्योंकि आगे अब चलेगा मामला। और आगे जब तक कि आप कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, ये जितनी धाराएं हैं आपका 20-25 ये भी नहीं आएगी। अतः बिल्कुल कंसेप्ट प्रिजम्पशन के बारे में क्लियर होना चाहिए। अब आइए हम चलते हैं अनुमान क्या है। एक तो एक कंसेप्ट बदल गया कि भाई जो अनुमान है वह साबित करना है कि नहीं, तो साबित नहीं करना है। अब देखिए, आपका अनुमान को तोड़ा जाए और खूब क्वेश्चन बनता है इंटरव्यू में, प्री में। इस बार मेंस में बना था भाई, जे में 20 नंबर का। ये जो मैं बता रहा हूँ कंसेप्ट आपका, इस बार 20 नंबर का, पिछली बार जे में बना था। आइए पहले अनुमान देखा जाए। अनुमान या इसी को कहते हैं उपधारणा, प्रिजम्पशन, या इसी को हम कहते हैं आपका परिकल्पना करना। परिकल्पना करना मतलब कि मान लेना। जैसे कि आपका एक और एक दो मान लिया जाए समाज में भी, जैसे कि आपका राहुल गांधी जी हैं, वो पप्पू है नहीं, लेकिन लोग उन्हें क्या मान लेते हैं? पप्पू। मोदी जी हैं,
आपका कुछ फेंकते हैं, लेकिन ज़्यादा लोग मान लेते हैं कि सबसे बड़ा क्या है, फेंकबाज हैं। यानी कि आपका कह सकते हैं कि हरियाणा का जो फेंका था भाला, उससे भी तेज भाला कौन फेंक सकते हैं, मोदी जी। और नेता होता तो फेंकते ही हैं आप लोग, ने फेंकने के मामले में कोचिंगों में भी फेंकते हैं, इसमें शक नहीं है। पूरा आपका कोचिंग में जाइए कभी कभी किसी कोचिंग में थोड़ा, तो देखिएगा पूरा एकदम आपका भौकाल टाइट रखेंगे और जाते ही बता देंगे कि 2 माह में मैं इतना पढ़ा दूंगा कि कोई भी परीक्षा आप टॉप कर लेंगे आपका। लेकिन यहाँ किसी को लॉलीपॉप कभी दिया नहीं गया। पढ़ना आपको है, पढ़ाना हमें है। ये थोड़े कि जन्म घुट्टी है पिला दीजिए तो बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। भाई पढ़ना तो आप ही को है, हम तो केवल समझा सकते हैं, दिमाग में प्रयास करते हैं, एक बार नहीं 10 बार बताया जाए आपके दिमाग में बैठे, और वहीं दिमाग में जो बैठा रहेगा एग्जाम में, देखिएगा आप लोग भी जाइएगा तो जब एग्जाम हॉल में आप बैठेंगे पेपर पढ़ेंगे तो आपको भी सर की बातें दिमाग में क्या करती रहेंगी, एक बार अनुभव कीजिएगा। कई लोग बताए एपी वाले में कि जो जो आप मॉडल बताए वही सब दिमाग में क्या कर रहा था, और तमाम लोग ऐसा आकर भाई बताते हैं। तो फिर एक बार देखिए आपका अनुमान चला जाए, फिर सामान्य नियम याद रखिएगा। सामान्य नियम ये है कि न्यायालय वास्तविकता पर विश्वास करे, अनुमान या कल्पना पर नहीं। यानी कि सामान्य नियम में निकला कि न्यायालय किसी बात पर तभी विश्वास करे जब उस बात को या तो मौखिक साक्ष्य द्वारा या दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा क्या किया गया हो साबित। लेकिन अनुमान इस नियम का अपवाद है। तो अनुमान होता क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, क्योंकि अब हम जब 79 से आगे बढ़ेंगे तो केवल और केवल क्या निकालना है, कल्पना करके चलना है। तो एक उदाहरण देखिए आपका, फिर एक बार उदाहरण तब अनुमान बताया जाए। जैसे कि अनुमान होता क्या है, अनुमान या उपधारणाएं या प्रिजम्पशन जो होता है वह एक अनुमान होती है। यानी कि उपधारणाएं एक प्रकार का अनुमान होती हैं जहां की न्यायालय एक तथ्य के साबित हो जाने पर, एक घटना के साबित हो जाने पर, एक बात के साबित हो जाने पर दूसरे बात का होना या न होना, यानी कि दूसरे बात का एग्जिस्ट होना या एग्जिस्ट न होने की कल्पना कर लेता है। यानी कि एक बात आप साबित करिए तो न्यायालय दूसरी बात की क्या कर लेता है, अनुमान, कि वह बात भी क्या होगी, सही। तो भाई ऐसी दशा में कम से कम इस बात को, हाँ, अनुमान या तो निगेटिव हो सकते हैं या पॉजिटिव, यानी कि सकारात्मक भी हो सकते हैं और क्या हो सकता है, नकारात्मक। सकारात्मक माने अस्तित्व में है और नकारात्मक माने अस्तित्व में नहीं। तो 3-4 उदाहरण देखिए और दिमाग में भाई बैठाने का प्रयास करिए। पहले एक सामाजिक उदाहरण देखा जाए। देखिए आपका एक व्यक्ति है और चोरी हुई, और चोरी के कुछ समय के पश्चात ए के पास चुराया हुआ माल पाया जाता है। तो कानून ये कहता है कि एक तथ्य साबित हो गया न्यायालय में, एक बात साबित हो गई कि हजूर चोरी हुई थी और चोरी के कुछ समय पश्चात ए के पास स्टोलन प्रॉपर्टी या चुराई हुई संपत्ति क्या की गई है, बरामद या पाई गई। तो ये एक तथ्य हुआ, एक बात हुई। इस एक तथ्य को देखते हुए न्यायालय चाहे तो एक अनुमान लगा सकता है। क्या अनुमान लगा सकता है, मैंने उपधारणा कर सकता है। क्या उपधारणा कर सकता है कि ए या तो चोर है या चोरी का माल जानते हुए प्राप्त किया है, ये अनुमान लगाया जाता है। यानी कि जैसे ही न्यायालय अनुमान ये लगाया कि ये चोर है तो तुरंत बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का भार शिफ्ट होता है
और अभियोजन से अब किस पर आ जाएगा सबूत का भार? ए पर। और ए को साबित करना पड़ेगा कि मैं चोर। तो एक लाइन और जानिए, उपधारणाएं करती क्या है? उपधारणाएं बर्डन ऑफ प्रूफ को क्या करती है? शिफ्ट करती है, माने एक पक्षकार से किस पर? देखिए आगे भाई आपका एक और अनुमान लगाया जाए। देखिए अनुमान एक लगाना है, लोक दस्तावेज चल रहा है, तो 74 में वह डॉक्यूमेंट लोक दस्तावेज था। 76 में आपने कैसी कॉपी पाई? प्रमाणित। 77 के तहत कोर्ट में आपने क्या कर दी? पेश। तो अब तुरंत 79, जब पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उसकी प्रमाणित कॉपी है और कोर्ट में पेश किया गया, ये एक बात हुई। तो न्यायालय इस बात के आधार पर एक कल्पना करेगा। कल्पना क्या करेगा? कि ये जो लोक दस्तावेज हैं ये सही है कि गलत? सही। और जो लिखा था वो भी, उसका पद नाम भी सही है, मोहर भी सही है, साइन भी सही है, यानी कि बताया जाएगा। एमपी में पूछा जाता है सब कुछ क्या है, सही कि गलत? सही। अब एक, तो इस प्रकार आपका देखिए अब आगे डॉक्यूमेंट के बारे में जो अनुमान लगाया जाता है, कल्पना की जाती है, उसका प्रावधान 79 से लेकर कहाँ तक किया गया है? 90A तक, 90A तक। इधर जो आपका क्वेश्चन बनता है आपका, वो भी देखना है। देखिए अनुमान कल डिटेल में हम बताएंगे, आज क्वेश्चन निकाल दें 5 मिनट, क्योंकि भाई आपका मैंने समय का भी ध्यान रखना है आपका। तो क्वेश्चन कुछ निकाल लिया जाए, और कल आपका जो प्रिजम्पशन के प्रकार हैं 10 मिनट बता के, और प्रयास किया जाएगा कि 90 तक क्या हो जाए, निपट जाए, निपट भी जाएगी। बस आपका बहुत डिटेल में पढ़ाया जाए तो 5-5 मिनट लगेगा। फिर एक बार देखिए आपका जो आपको इधर पढ़ना है वह सेक्शन देखिए, कौन कौन रट्टा मार कर जाना है। एक 78 जाए, 79 रट्टा मार कर जाइए। दूसरा जो पूछा जाता है 85, तीसरा 90 और चौथा 90। तो इतना अगर तैयार रहेगा तो 90% चांस है कि आपका प्री का क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन 10% नहीं। 10% के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पूरा पढ़ना पड़ेगा भाई, 90% आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ कैसे आया है, ये 4 धाराओं से तो कम पूछा जाता है। लोक दस्तावेज के प्रमाणित प्रतियों के बारे में उपधारणा की धारा में, तो 79 कल बताया ही जाएगा। 85 उत्तराखंड ज्यादा अटैक किया है भाई, कि मुख्तारनामा या पावर ऑफ एटार्नी सुने कि नहीं कभी भाई? पावर ऑफ एटार्नी दिया गया, यानी कि अपना अधिकार किसको सौंपा गया? दूसरे को। तो अगर मुख्तारनामे के बारे में उपधारणा की धारा में, तो 85। ये जो दो धाराएं हैं इसको तो भाई हर हाल में अभी तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये जो दो धाराएं हैं आपका बता दिया जाए, ये यूपी जे में आया, यूपी एपीओ में आया, बिहार जे में आया, बिहार में माने बिहार में भी आया, एमपी में, यानी कि इधर जितने राज्यों के एग्जाम हुए हैं किसी न किसी मॉडल में ये दोनों धाराओं में से एक क्वेश्चन बना है। तो फिर हम बता दें 90 आपका कहती हैं कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है और उचित अभिरक्षा में है, प्रॉपर कस्टडी में है, और डॉक्यूमेंट कितने वर्ष पुराना हो? 30 वर्ष। रट कर जाइए कितने वर्ष, और अब उचित अभिरक्षा से निकाल कर कोर्ट में पेश किया गया है, तो न्यायालय यह उपधारणा कर सकेगा। अब कर सकेगा कल बताया जाएगा। मैं प्रिज्यूम कि यह दस्तावेज सही था। अब एमपी ने पूछा कि दस्तावेज सही था कि निष्पादन सही था कि सब सही था? सब सही था। अब बिहार ने पूछा कि 30 वर्ष कब से गिना जाएगा? तो जब डॉक्यूमेंट कोर्ट में क्या किया जाता है? पेश। और
आपका एमपी ने पूछा कि ये कौन सी उपधारणा है, तथ्य की कि विध की, तो ये तथ्य की, आगे कल बताया जाएगा, अभी आज ना जानिए भाई। तथ्य की है, विध की बस एक लाइन याद रखिए, कल हम बताएं कैसी है, तथ्य की। दूसरा देखिए, अभी यूपी एपीओ में पूछा गया था, ये जे में भी आया था, 90A, अगर 5 वर्ष पुराना इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है तो और उचित अभिरक्षा में था, उचित अभिरक्षा से निकाल कर कोर्ट में क्या किया गया पेश, तो न्यायालय एक अनुमान लगाएगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सही होगा, सब कुछ क्या होगा, सही। लगाएगा नहीं भाई, लगा सकेगा, देखिए वाक्य फिर वापस लिया जा रहा है, लगाएगा सही नहीं है, कल बताया जाएगा। लगा सकेगा, सकेगा मतलब उसका विवेकाधिकार, तो जरूर याद करके जाइएगा, फिर कल डिटेल में चलेगा ये सब। प्रयास हम करेंगे कि 79 से लेकर और 90 तक कल समाप्त हो जाए, उसके बाद से आपका परसों, यानी कि एविडेंस अब जल्दी ही निपटाना है भाई। अभी आपका आईपीसी चलेगी, 15 मिनट का ब्रेक रहेगा।